वीडियो में हम उन सारे क्वेश्चंस को एक एक करके साथियों देख लेंगे जो आपकी शिफ्ट में साथियों आएंगे, आरआरबी ग्रुप डी के पेपर में साथियों आएंगे। ठीक है ना। इसलिए साथियों अगर आप वाकई में अपने इस एग्जाम को क्रैक करना चाहते हैं तो आज की इस वीडियो में साथियों आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में साथियों मैं आपको सारी चीजें कंप्लीट करवाने वाला हूं धीरे धीरे। सबसे पहले साथियों हम लोग साइंस को देखेंगे। जैसे आपके एग्जाम में इस बार 25 क्वेश्चंस आएंगे साइंस के, तो साइंस के क्वेश्चंस होंगे 25 सवाल। इसमें से चेक कीजिएगा कि कितने सवाल आपके बिल्कुल सही जाएंगे। उसके बाद साथियों हम लोग देखेंगे 20 सवाल साथियों करंट अफेयर के। उसके बाद साथियों 15 कॉन्सेप्ट मैंने लिए हैं रीजनिंग के और लगभग 10 सवाल साथियों मैंने लिए हैं मैथ्स के। तो अगर आप वाकई में इस पेपर को क्रैक करना चाहते हैं तो आज की इस वीडियो में आपका साथियों स्वागत है। एक एक करके सवालों को हम लोग साथियों उड़ाएंगे और मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि आपके पेपर में यहां से लगभग 50% सवाल आपको देखने को मिल सकते हैं। तो साथियों तैयार हो जाइए। पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर है कि प्रकाश की चाल सर्वाधिक होती है। प्रकाश की चाल सबसे ज्यादा साथियों किस में होती है बताइए। प्रकाश की चाल जल में, कांच में तो साथियों नहीं, हीरे में, नाइलॉन में। कहूंगा यहां पर आपका ऑप्शन जो सही होगा वो साथियों जल हो जाएगा। आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए जाएगा। अगला सवाल है कि इनमें से कौन सी साथियों अदिश राशि है। देखिए अदिश राशि की अगर हम बात करते हैं कि इसमें कौन सी साथियों अदिश राशि है, तो मैं कहूंगा वेग, विस्थापन और त्वरण, ये सारी तीनों साथियों ये सदिश राशियां हैं। मैं कह सकता हूं कि ऑप्शन नंबर डी वाले की अगर बात करें यानी कि विद्युत धारा, ये आपकी एक अदिश राशि है। आंसर आपका डी होगा। उसके बाद देखिए आपसे कहा जा रहा है कि अक्रिय गैस आवर्त सारणी के किस ब्लॉक में है। पी ब्लॉक में, एस ब्लॉक में, डी ब्लॉक में या साथियों एफ ब्लॉक में। आपको यहां पर मालूम होना चाहिए कि अक्रिय गैस जो होती है, निष्क्रिय गैस जो होती है ना साथियों, तो ये गैस आवर्त सारणी के किस ब्लॉक में होती है, तो पी ब्लॉक में होती है। इतनी बात आप लोग ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिए अगला सवाल है साथियों, मैं आपको क्या करना है, आपको साथियों कमेंट देते रहिएगा। आप लोग साथियों यहाँ पर कमेंट देखते जाइए। मैं आपके साथियों कमेंट यहाँ पर देख रहा हूं, ठीक है ना। चलिए जैसे कि संजय का कमेंट आया था, अनुपमा का आया था, इनोजो वाईवी का आया था। आप लोग साथियों कमेंट में आंसर यहाँ पर देते जाइए। जिसके बताइए कि खैरा रोग किस फसल से संबंधित है, यानी कि ये रोग साथियों किस फसल में होता है। मूंगफली में होता है या साथियों धान में होता है, गन्ने में होता है, ज्वार में होता है। मैं कहूंगा साथियों ये रोग तो धान में होता है। आंसर जिनका ऑप्शन नंबर बी है तो बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए कहा जा रहा है आपसे कि गैलीलियो ने कौन सा सिद्धांत दिया था। प्रकाश का क्वांटम सिद्धांत दिया था, नहीं। गति का नियम दिया था, नहीं। जड़त्व का नियम दिया था साथियों इन्होंने। यानी कि अगर बात करें गैलीलियो के द्वारा कौन सा नियम दिया गया था, तो जड़त्व का नियम दिया गया था। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है कि किसका गर्भकाल सर्वाधिक होता है, मुझे बताइए। तो गाय का, भैंस का, भेड़ का या साथियों ऊंट का। आपको याद रखना है कि अगर हम ऊंट की बात करते हैं तो ऊंट का गर्भकाल साथियों सबसे ज्यादा होता है। राइट आंसर आपको ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला सवाल देखिए कि सबसे बड़ी पत्ती कौन सी होती है। लोडोसिया की, बुल्फिया की, रेफ्लेशिया की, विक्टोरिया रीजिया की। तो आपका जवाब साथियों जो होना चाहिए वो विक्टोरिया के साथ जाना चाहिए, यानी कि विक्टोरिया रीजिया की पत्ती जो होती है ये साथियों सबसे बड़ी होती है। इसलिए राइट आंसर आपका डी होगा। यहां पर मैं देख रहा हूं साथियों बहुत सारे लोग का आंसर जा रहा है। आप लोग साथियों आंसर देते रहिएगा। और जिन लोगों ने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है, आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि इस वीडियो को आप लोग एक बार लाइक जरूर कर दीजिए। कैरियर निम्नलिखित में से कौन आवर्त सारणी से संबंधित नहीं। ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है और मैं कहूंगा कि आपकी शिफ्ट में साथियों ये सवाल आएगा, मतलब किसी ना किसी शिफ्ट में ये सवाल पूछा जाएगा। अब मुझे नहीं पता कि आपकी शिफ्ट में आ जाए या किसी और की शिफ्ट में आ जाए, लेकिन ये ग्रुप डी के सवाल आएगा साथियों। देखिए आवर्त सारणी का संबंध मोजले से है और डोबे राइनर से भी है और न्यूलैंड से भी है। तो मैं कह सकता हूं किससे नहीं है, यानी कि आपका जवाब, आपको जो चीज याद रखना है इन सभी से है साथियों। तो आंसर आपका डी होगा। उसके बाद देखिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है कि कोशिका विभाजन सबसे पहले किसने देखा था। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर आप लोग बताइए। चलिए तो देखिए अगर बात करते हैं साथियों विरचाओ की, तो आपको ये ध्यान रखना है कि विरचाओ साहब ने ही कोशिका विभाजन सबसे पहले देखा था। आंसर आपका डी होगा। कह रहे हैं कि सार्कोलॉजी किसका अध्ययन कहलाया जाता है। सार्कोलॉजी, सार्कोलॉजी की साथियों जब हम लोग यहाँ पर बात करते हैं कि ये किसके अंतर्गत आता है, ये पेशियों के अध्ययन के अंतर्गत आता है। आंसर आपका साथियों जो जाएगा वो किस ऑप्शन के साथ जाना चाहिए, वो ऑप्शन नंबर ए के साथ जाना चाहिए। अगला सवाल देखिए
कह रहे कि इनमें से कौन वायरस जनित रोग है, यानी कि इन चारों में से कौन सा रोग वायरस की वजह से होता है, ये बात आपसे पूछी जा रही, विषाणु की वजह से होता है। देखिए अगर बात करते हैं साथियों यहाँ पर दांत, क्षयरोग, मलेरिया, हेपेटाइटिस की, तो जो हेपेटाइटिस रोग होता है ये साथियों वायरस की वजह से होता है, यानी कि ये रोग आपका विषाणु की वजह से होता है। तो आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, देखिए इस सवाल को और साथियों फटाफट आप लोग बताइए कि आपका जवाब यहाँ पर क्या होगा, बताइए। चलिए आपसे यहाँ पर सातु कहा जा रहा है कि एंटीजन की खोज किस वैज्ञानिक के द्वारा की गई थी, तो मैं कह सकता हूँ लैंड स्टीनर की। जब हम बात करते हैं तो लैंड स्टीनर के द्वारा ही एंटीजन की खोज की गई थी। ये सवाल भी अच्छा है। अगला सवाल है, कह रहे कि गंजापन किस कवक के कारण होता है। तो जो गंजापन होता है ना सातु, ये बात आप लोग ध्यान रखेंगे, टीनिया कैपेटिस, क्या सातु टीनिया कैपेटिस की वजह से होता है गंजापन। राइट आंसर आपका अगर ऑप्शन नंबर सी है तो बिल्कुल करेक्ट है। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, देखिए सवाल को और साथियों फटाफट मुझे बताइए आपका जवाब क्या हो सकता है, फट बताइए। देखिए आपसे यहाँ पर जो पूछा जा रहा है कि किस तापमापी के पैमानों को 100 भागों में बांटा जाता है। किसी पैमाने को 80 भागों में बांटा जाता है, किसी को साथियों अलग, किसी को 100 भागों में बांटा जाता है। तो किसको 100 भागों में बांटा जाता है, मैं कहूंगा जो केल्विन पैमाना होता है इसको 100 भागों में बांटा जाता है। यानी कि आपका जवाब अगर ऑप्शन नंबर बी है तो बिल्कुल करेक्ट है। सर्वाधिक ध्वनि की चाल साथियों किसमें होती है, आप लोग मुझे बताइए। साथियों यहां पर मैं आपको बता देना चाहता हूं कि अगर आप ऐसा सोचते हैं कि ग्रुप डी की तैयारी साथियों आपकी इस बार कम है, लेकिन इस बार आपका साथियों सिलेक्शन होना चाहिए, तो मैं आपको साथियों 3 पीडीएफ सजेस्ट कर रहा हूं। अगर ये 3 पीडीएफ आप देख लेते हैं सरसरी निगाहों से भी, तो आप अपना सिलेक्शन साथियों पक्का मानिए। सबसे पहले तो आपको 10 मॉडल पेपर दिए जा रहे हैं साथियों सॉल्यूशन के साथ, यानी कि इस बार जैसा आपका पेपर आएगा ना वैसे 10 मॉडल आपके सामने होंगे। पहली पीडीएफ। दूसरी पीडीएफ में आपको दिया जा रहा है साथियों प्रीवियस ईयर पेपर, यानी कि जो भी ग्रुप डी के पेपर हो चुके हैं उन पेपर के साथियों सॉल्यूशन आपको दिए जाएंगे। ये समझ लीजिएगा साथियों, ये सॉल्यूशन आपके लिए रामबाण इलाज है। और इस बार 20 नंबर की ग्रुप डी में साथियों करंट अफेयर पूछी जाएगी। तो करंट अफेयर की आपको साथियों लगभग मैं कहूंगा कुछ ऐसे क्वेश्चंस दिए जाएंगे 2025 के, जिसमें से लगभग बहुत सारे सवाल आप लोग देखेंगे। तो और ये पीडीएफ मैं कहूंगा साथियों इसमें रीजनिंग का क्वेश्चन उसके नीचे उसका सॉल्यूशन होगा, और मैथ्स के क्वेश्चन का भी सॉल्यूशन उसके नीचे होगा, जीएस का भी, और जो साइंस होगी हर क्वेश्चन के नीचे उसका आंसर होगा, और उससे रिलेटिव जो 2-4 क्वेश्चन बनते वो भी साथियों वहां पर मेंशन किए गए हैं। तो ये पीडीएफ आपको सिर्फ और सिर्फ 45 रुपीज में दी जा रही है। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से जाकर इस पीडीएफ को ले लीजिएगा। मैं कहूंगा आपके एग्जाम में जितना समय बाकी है इस पीडीएफ को लीजिएगा, जितना पढ़ सकते उतना पढ़ के चले जाइएगा। मेरा मानना है कि आपको हार का सामना नहीं करना पड़ेगा, एग्जाम हॉल में आपको निराशा का सामना नहीं करना पड़ेगा। चलिए तो बात करते हैं साथ इस सवाल की, कह रहे कि ध्वनि की चाल किसमें होती है। देखिए सर्वाधिक की अगर हम बात करें तो वैसे तो साथियों ध्वनि की चाल ठोस चीज में सबसे ज्यादा होती है, लेकिन इसमें से किस में, तो लोहे से ज्यादा साथियों मैं कहूंगा एल्यूमिनियम आपका जवाब हो जाएगा। एल्यूमिनियम में सबसे ज्यादा होती है साथियों, ये आपको ध्यान रखना है। कैलोरी मीटर का प्रयोग करते हैं, कैलोरी मीटर का प्रयोग कहां पर करते हैं बताइए। घूमती हुई वस्तु की गति को मापने के लिए नहीं, जलयान पर सही समय का पता लगाने के लिए नहीं, वायु दाब मापने में मैं कहूंगा नहीं, ऊष्मा की मात्रा को जानने के लिए साथियों कैलोरी मीटर का प्रयोग किया जाता है। आंसर आपका डी होगा। अगला सवाल है साथियों, कह रहे कि जो हाइड्रा है, जेलीफिश है, ये किस संघ से संबंधित है। तो अगर बात करते हैं साथियों, ये मोलस्का नहीं, आर्थ्रोपोडा, एनीपीडा नहीं साथियों, सिलिंड्रेटा। क्या जो हाइड्रा है, जेलीफिश है, ये साथियों सिलिंड्रेटा संघ से संबंधित है। आंसर आपका डी होगा। उसके बाद देखिए कह रहे कि इनमें से कौन डब्ल्यूबीसी का अन्य नाम है। डब्ल्यूबीसी की अगर हम बात करें तो साथियों ल्यूकोसाइट्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ल्यूकोसाइट्स कहा जाता है डब्ल्यूबीसी को। राइट आंसर आपको ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, देखिए और मुझे बताइए आपका जवाब साथियों क्या होगा, बताइए। चलिए कहने के साथियों इनमें से कौन केवल पुरुषों में पाया जाता है। पुरुषों में साथियों कौन सा हार्मोन पाया जाता है मुझे बताइए। एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन की अगर बात करें तो ये साथियों केवल पुरुषों में पाया जाता है, ये महिलाओं में नहीं पाया जाता है। अगला देखिए कह रहे कि क्विक सिल्वर के नाम से भी जाना जाता है। तो किसको क्विक सिल्वर के नाम से जाना जाता है, मैं कहूंगा साथियों पारे की अगर हम बात करते हैं तो पारे को साथियों क्विक सिल्वर के नाम से भी जाना जाता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए उसके बाद देखिए साथियों अगले नंबर का सवाल है आपकी स्क्रीन पर, कहने कि अपेक्षित घनत्व का मात्रक क्या होता है। तो अपेक्षित घनत्व का मात्रक क्या होता है ये आपको यहाँ पर मुझे बताना है साथियों, फटाफट आप लोग बताइए। चलिए
अपेक्षित घनत्व का मात्रक क्या होता है? देखिए अपेक्षित घनत्व का कोई मात्रक ही नहीं होता, इसलिए आंसर आपका जो जाना चाहिए वो ऑप्शन नंबर डी के साथ जाना चाहिए। उसके बाद देखिए अगला सवाल है, कह रही कि पृथ्वी की सतह से ऊपर या नीचे जाने पर जी का मान जो होता है साथियों बढ़ता है, घटता है, शून्य हो जाता है? साथियों मुझे बताइए क्या होता है, फटाफट आपको बताने। देखिए ऊपर जाओगे या नीचे जाओगे तो साथियों जी का मान जो है ना वो घटेगा। तो जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ है, मैं कहूंगा आपका आंसर यहां पर बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए HCG टेस्ट किया जाता है, एक टेस्ट होता है साथियों HCG, ये किस लिए होता है साथियों मुझे बताइए। ये डायबिटीज का पता लगाने के लिए होता है? नहीं। महिलाओं में सर्वाइकल कैंसर का पता लगाने के लिए नहीं। ट्यूमर व कैंसर का पता लगाने के लिए नहीं साथियों। गर्भावस्था का पता लगाने के लिए HCG का इस्तेमाल किया जाता है इस टेस्ट का। तो आंसर जिनका भी ऑप्शन नंबर डी के साथ है, मैं कहूंगा आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, आपसे कहा जा रहा है कि मधुमक्खी की आंखों की संख्या कितनी होती है, मुझे बताइए। मधुमक्खी के पास साथियों कितनी आंखें होती हैं, बस इतनी सी बात आपसे पूछी जा रही, फटाफट आप लोग बताइए। देखिए रश्मि है, पुष्पेंद्र है, आर्मी है ना, आप सभी लोग साथियों कमेंट कर रहे हैं, मनीषा है। चलिए तो कमेंट आप लोग साथियों यहाँ पर करते जाइए, क्या क्या आपका यहाँ पर जवाब हो सकता है। मधुमक्खी की आंखों की अगर बात करें तो 5 होती है साथियों मधुमक्खी की आंखें। उसके बाद देखिए किस तत्व को रसायन विज्ञान में आवारा तत्व की संज्ञा दी गई है, यानी कि आवारा तत्व साथियों किसको कहा जाता है, ये आपसे पूछा जा रहा है, मुझे बताइए। क्या कार्बन को कहते हैं साथियों, या ऑक्सीजन को कहते हैं, या साथियों नाइट्रोजन को कहते हैं, या हाइड्रोजन को कहते हैं? तो अगर आपने सोचा यहाँ पर हाइड्रोजन का नाम तो आपका जवाब बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद देखिए कह रहे कि हाल ही में कॉमनवेल्थ गेम्स 2030 के मेजबानी अधिकार किसे मिला है? तो साथियों किसे मिला है ये आपको यहाँ पर फटाफट साथियों बताना है, मुझे बताइए। मैं कहूंगा साथियों अब आपके सवाल जो यहाँ पर स्टार्ट हो चुके हैं वो करंट अफेयर के सवाल स्टार्ट हो चुके हैं, क्योंकि आपको साथियों मालूम होना चाहिए कि करंट अफेयर जो पूछी जाएगी वो 2025 की पूछी जाएगी। और मैंने 20 सवाल जो लिए हैं वो पूरी 2025 के टॉप लेवल के साथियों क्वेश्चंस लिए हैं, इसलिए आप इस वीडियो को देखते रहिएगा। इन सवालों को अगर आप तैयार कर लेते हैं तो मेरा मानना है पेपर आपका क्रैक हो जाएगा। कह रहे कि कॉमनवेल्थ गेम्स 2030 की मेजबानी का अधिकार किसको मिला है? अहमदाबाद को मिला है। अहमदाबाद इसकी मेजबानी करेगा 2030 में कॉमनवेल्थ गेम्स की। उसके बाद देखिए एयरटेल ने भारत में क्लाउड सेवाओं को बढ़ावा देने के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो किसके साथ समझौता किया है साथियों? इंटरनेशनल बिजनेस मशीन यानी कि IBM के साथ समझौता किया है। आंसर आपका सी होगा। अगला देखिए किस राज्य सरकार ने यूसीसी, क्या साथी यूसीसी के तहत विवाह पंजीकरण नियमों को आसान बनाया है? तो इसमें से साथियों आपका जवाब जो जाएगा वो किस ऑप्शन के साथ जाएगा? मैं कहूंगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि उत्तराखंड के साथ साथियों आपका यहाँ पर जवाब जाएगा, ठीक है ना। चलिए चलिए उसके बाद देखिए साथियों नेक्स्ट नंबर का सवाल है, इसको हिंदी में कह सकते हैं क्या, समान नागरिक संहिता इसको कहा जा सकता है। कह रहे कि हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में कौन शीर्ष पर रहा है? तो कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? मैं कहूंगा सिंगापुर शीर्ष पर रहा है हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में। उसके बाद देखिए अगला सवाल है, 2 दिवसीय आसियान फिल्म महोत्सव कहाँ शुरू हुआ है, मुझे बताइए। अभी साथियों रीजनिंग और मैथ्स के क्वेश्चन स्टार्ट होने वाले हैं, बस चंद सवाल साथियों ये बाकी हैं। और मैं कहूंगा रीजनिंग और मैथ्स में देखिए रीजनिंग में आपका एक सवाल भी गलत नहीं होना चाहिए अगर आप चाहते हैं कि वाकई में आपको सिलेक्शन लेना है। पहले इन सवालों को देखिए, मैं कहूंगा आपके सवाल का जवाब जो जाएगा वो चेन्नई हो जाएगा। 2 दिवसीय आसियान फिल्म महोत्सव कहाँ हुआ है? चेन्नई में हुआ है। DNA जनगणना रिपोर्ट के अनुसार भारत में जंगली हाथियों की संख्या कितने प्रतिशत घटी है? तो साथियों 25% घट गई है। कितने प्रतिशत घटी है? 25% घटी है। उसके बाद देखिए कौन संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार परिषद में 7वीं बार निर्विरोध निर्वाचित हुआ है? तो मैं कहूंगा किसकी बात चल रही है साथियों? अपने भारत देश की बात चल रही है। संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार परिषद में 7वीं बार निर्विरोध निर्वाचित हुआ है अपना देश भारत। कह के सितंबर 2025 के लिए ICC प्लेयर्स ऑफ द मंथ चुना गया है। तो किसको चुना गया है आपसे पूछा जा रहा है। देखिए अभिषेक शर्मा को चुना गया है और स्मृति मंधाना को चुना गया है। तो आंसर आपका जो जाएगा वो साथियों ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा, ठीक है ना। सर मैं असम स्टेट से हूँ, मेरा SSC GD का स्कोर 110 है। मेडिकल भी फिट हो गया, मैं ग्रुप डी का एग्जाम नहीं देगा सर। दे दीजिएगा, अगर आप दे सकते एग्जाम वगैरह दे दीजिएगा, है ना। अगर आपका फिर उसमें सिलेक्शन हो जाए, मतलब जो जॉब आपको पसंद हो वो फिर जॉब आप कीजिएगा, या SSC GD के पसंद तो SSC GD का ही कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए अच्छी बात है।
अंतरराष्ट्रीय फुटबॉल में शीर्ष असिस्ट देने वाले खिलाड़ी साथियों कौन बने? तो कौन बने हैं, आपको नाम ध्यान रखना है इनका। लियोनल मेसी इनका नाम है और ये अंतरराष्ट्रीय फुटबॉल में शीर्ष असिस्ट देने वाले खिलाड़ी बन चुके हैं। उसके बाद देखिए अगला सवाल साथियों आपके स्क्रीन पर है, कह रहे कि जारी वैश्विक भूख सूचकांक 2025 में भारत स्थान पर रहा, यानी कि कौन से स्थान पर रहा है ये आपको बताना है। मैं कहूंगा भारत जो है ना ये 102वें स्थान पर रहा है वैश्विक भूख सूचकांक 2025 में। अगला सवाल देखिए, कह रहे कि किस देश ने अर्जेंटीना को स्थिर करने के लिए 20 अरब डॉलर की सहायता की घोषणा की है? तो आपका जवाब जो जाना चाहिए वो साथों अमेरिका के साथ जाना चाहिए, यानी कि अमेरिका देश ने अर्जेंटीना को स्थिर करने के लिए 20 अरब डॉलर की सहायता की घोषणा की है। उसके बाद देखिए भारत सरकार द्वारा मिनी रत्न का दर्जा दिया गया है, तो साथियों किसको दिया गया है ये आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है, फटाफट आप लोग बताइए बताइए। तो हिंदुस्तान शिपयार्ड को दिया गया है, भारत सरकार ने मिनी रत्न का जो दर्जा दिया है वो हिंदुस्तान शिपयार्ड को दिया है। ये क्वेश्चन साथियों बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए भाई, उसके बाद देखिए अगला सवाल है, कह रहे कि किसने 2025 एबल पुरस्कार जीता है? तो 2025 का एबल पुरस्कार की अगर बात करें तो ये किसके द्वारा जीता गया है? मैं कहूंगा ये मासाकी काशिवार के द्वारा जीता गया है। सही जवाब अगर आपका है साथियों ऑप्शन नंबर किसके साथ, डी के साथ, तो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद देखिए साथियों अगला सवाल है, आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है कि हाल ही में किसके द्वारा लिखित पुस्तक रेडी रेलेवेंट एंड रिजर्जेंट का विमोचन किया गया? तो आपका जवाब साथियों यहाँ पर क्या हो सकता है, फटाफट एक बार आप लोग मुझे बताइए। साथियों जिन लोगों ने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है, आपसे रिक्वेस्ट बस यही है कि आप इस वीडियो को साथियों एक बार लाइक कर दीजिए, ठीक है ना। और बता दीजिए साथियों आपका इस सवाल का जवाब क्या होगा। मैं कहूंगा अनिल चौहान आपके सवाल का जवाब हो जाएगा। अनिल चौहान ने इस पुस्तक का साथियों विमोचन किया है। उसके बाद देखिए साथियों अगले नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन पर है, कह रहे कि कहाँ 11वीं एशियाई, क्या साथियों 11वीं एशियाई एक्वेटिक्स चैंपियनशिप संपन्न हुई है? तो कहाँ साथियों संपन्न हुई है ये आपको यहाँ पर बताना है। चलिए, साथियों ये अहमदाबाद में संपन्न हुई है। अहमदाबाद आपका जवाब होगा। ग्लोबल फाइनेंस द्वारा किस बैंक को एशिया का सबसे सुरक्षित बैंक घोषित किया गया है? मैं कहूंगा डीबीएस बैंक की बात चल रही है, यानी कि ग्लोबल फाइनेंस के द्वारा डीबीएस बैंक को एशिया का सबसे सुरक्षित बैंक घोषित किया गया है। अडानी गूगल मिलकर कहाँ भारत का सबसे बड़ा एआई डेटा हब बनाएंगे? तो साथियों कहाँ बनाएंगे? ये विशाखापट्टनम में बनाएंगे। विशाखापट्टनम आपके सवाल का जो होगा वो बिल्कुल सही साथियों जवाब हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला सवाल साथियों आपकी स्क्रीन पर है, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने किस स्थान पर किसान प्रशिक्षण और सामान्य सुविधा केंद्र का उद्घाटन किया है? तो अगर बात करते हैं साथियों कहां पर किया है, मेथागल में किया है। कहां किया है साथियों? मेथागल में किया है। ये बात आप लोग यहाँ पर क्या रखेंगे साथियों, याद रखेंगे। नेक्स्ट नंबर का सवाल देखिए, कह रहे कि किसे इंटरनेशनल मॉनिटरिंग फंड का पहला उप प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया है? तो किसको किया गया है साथियों? डैन कैट्स को किया गया है। डैन कैट्स जो होगा वो आपके इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला सवाल, किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री रवि नाइक का हृदयघात से निधन हुआ है? तो क्या आपका साथियों यहाँ पर जवाब हो सकता है, फटाफट आप लोग बताइए। चलिए, तो अगर बात करते हैं साथियों गोवा की, तो गोवा राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री रवि नाइक का हृदयघात से निधन हो गया है। खैर यहाँ पर अगर बात करें साथियों आपके साइंस के क्वेश्चन खत्म हो चुके हैं और करंट अफेयर के सवाल भी खत्म हो चुके हैं। अब यहाँ पर साथियों आपके सामने जो क्वेश्चंस चलेंगे वो रीजनिंग के चलेंगे, है ना। रीजनिंग के साथियों कितने सवाल पूछे जाएंगे? 30 सवाल पूछे जाएंगे, यानी कि सबसे ज्यादा जो स्कोरिंग है वो ग्रुप डी एग्जाम में रीजनिंग ही है, यानी कि रीजनिंग के सेक्शन में आपके 30/30 आना चाहिए। तो रीजनिंग तो आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, इसलिए इन सारे सवालों को आप लोग देखते जाइए और बताते जाइए कि आपका जवाब क्या हो सकता है। पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर है रीजनिंग का, कह रहे कि पृष्ठ का संबंध पुस्तक से है। तो क्या आकृति का संबंध विज्ञान से होगा, शब्द का संबंध अनुच्छेद से होगा, प्रश्न का संबंध उत्तर से हो गया, संख्या का संबंध ज्यामिति से होगा? देखिए अगर बात करते हैं साथियों पृष्ठों को मिलाकर क्या बनाई जाती है? पुस्तक बनाई जाती है। उसी प्रकार शब्दों को मिलाकर अनुच्छेद बनाया जाता है। आकृति को मिलाकर विज्ञान नहीं बनाई जाती है, न प्रश्नों को मिलाकर उत्तर बनाया जाता है, न संख्याओं को मिलाकर ज्यामिति बनाई जाती है। तो इस प्रकार जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर बी था तो बिल्कुल सही था। उसके बाद देखिए अगले नंबर का साथियों सवाल है आपकी स्क्रीन पर। देखिए साथियों इस सवाल को और आप लोग मुझे बताइए कि आपका जवाब यहाँ पर क्या हो सकता है, बताइए। कथन और निष्कर्ष वाला सवाल है। यहाँ पर साथियों जो जो हमसे कहा जाएगा बस हम उतना उतना करते जाएंगे।
आपसे यहाँ पर कहा जा रहा है कि सभी कप प्लेट हैं, तो सभी कप प्लेट हैं। मान लीजिए साथियों ये क्या हो गए, ये कप हो गए, और ये सारे के सारे कप क्या हैं साथियों, ये सारे के सारे कप क्या हैं, ये प्लेट हैं। तो सारे कप साथियों प्लेट हो गए। कह रहे कि कुछ प्लेट गिलास है, मान लेते इतनी प्लेट क्या हो जाएंगी, इतनी प्लेट जो है ना ये साथियों गिलास हो जाएंगी, इतनी जो है ना ये आपकी गिलास हो गई। कह रहे कि सभी मग गिलास हैं। तो एक काम करिए साथियों, यहां पर अगर बात करें, ये थोड़ा सा आपको इधर को बनाना चाहिए, किधर को, इधर को। देखिए क्या कह रहे थे, कह रहे थे कुछ प्लेट गिलास है, मान लीजिए इतनी प्लेट जो है ना साथियों ये क्या हो जाएंगी, इतनी प्लेट आपकी गिलास हो जाएंगी। उसके बाद कह रहे हैं सभी मग गिलास है, तो गिलास के अंदर मग आएंगे, तो साथियों मैं कहूंगा मग मैं यहां पर बना लेता हूं। अब निष्कर्ष को पढ़िए और बताइए कि कौन सा निष्कर्ष सही है, कौन सा निष्कर्ष आपका गलत है। कहने के कुछ गिलास कप हैं, देखिए गिलास आपके ये हैं और कप आपके ये हैं, तो कैसे कोई गिलास कप हो सकते हैं, इसमें तो कोई संबंध ही नहीं है, तो ये तो गलत हो जाएगा। कुछ मग कप हैं, कुछ मग कप है, देखिए मग यहां पर है और कप यहां पर है, तो कैसे कोई कप मग हो सकते, नहीं हो सकते, तो ये भी गलत हो जाएगा। यानी कि ना तो निष्कर्ष एक और ना ही निष्कर्ष दो सत्य है, ऐसा कहां लिखा हुआ है, ऐसा आपका ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है। तो जो लोग भी यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ हैं तो बिल्कुल सही है। अगला सवाल सातों आपकी स्क्रीन पर है, आपसे कहा जा रहा है ना। अब इन सवालों को सातों आप लोग देखिए और आप लोग बताइए आपका जवाब क्या। कह रहे कि 4 अक्षर समूह दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी तरह से समान है जबकि एक असंगत है, यानी कि एक अलग है। तो उस अलग वाले का सातों आपको चयन करना है। देखिए I10K Z11R, और ये क्या है सातों लिखा हुआ O16Q और M14 यहाँ पर O लिखा हुआ है। देखिए अगर यहाँ पर हम लोग बात करते हैं जैसे कि M 13 पर होता है, ठीक है, और ये साथियों 14 यहाँ पर आ गया और ये आपका 15 यहाँ पर आ गया, इतनी बात साथियों क्लियर है। उसी प्रकार अगर बात करते हैं O 15 पर है और ये 16, तो 16 लिखा हुआ है, Q आपका 17 पर हो जाएगा। Z की अगर बात करें 26 पर है, 11 लिखा हुआ है, और R 18 पर है। A की अगर बात करते हैं तो I 9 पर होता है, ये 10 लिखा हुआ है, ये 11 लिखा हुआ है। देखिए मुझे यहाँ पर एक चीज समझ में आ रही है, क्या चीज समझ में आ रही है, अगर हम इन दोनों को आपस में जोड़ दें, यानी कि इन दोनों को आपस में जोड़ने पर क्या बनेगा, 13 और 15 कितना होता है साथियों, 28 होता है। अच्छा अगर 28 का आप आधा कर दोगे तो कितना आएगा, 14 आएगा। 14 साथियों आपका ये लिखा हुआ है। उसी प्रकार 15 और 17 को अगर आप साथियों जोड़ दोगे तो कितना आ जाएगा, 32 आ जाएगा। 32 का अगर आप आधा करोगे 16 आएगा, देखिए 16 आपका ये लिखा हुआ है। उसी प्रकार 26 और 18 कितने साथी हो जाएंगे, 8 6 आपका 14 हो जाएगा, और आपका ये कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 44 का आप क्या, अच्छा 44 का तो फिर तो हमें ये तो करोगे 22 आएगा, तो क्या यहाँ पर तो 11 आ रहा है, क्या ये सबसे अलग है, मुझे तो लग रहा है ये सबसे अलग है। इसको पहले कर लीजिए, 11 और 9 साथियों 20 होता है, इसका आधा करोगे तो 10 आएगा, 10 लिखा हुआ है। यानी कि इन सब में से सबसे अलग जो है साथियों वो ऑप्शन नंबर बी वाला है, और जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ है तो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। अब आंसर मैं देख लेता हूं साथियों, यहाँ पर कुछ लोगों का आंसर यहाँ पर आ रहा है, तो आंसर आप लोग साथियों मुझसे पहले, क्योंकि मुझे तो आपको समझाना पड़ रहा है, इसलिए आप मेरे से पहले आंसर अपना देते जाइएगा तो अच्छी बात यहाँ पर होगी, है ना। चलिए चलिए मैं थोड़ा सा और इसको डार्क ले लेता हूं, है ना, ये वाला ले लेता हूं। चलिए तो अब यहां पर अगर बात करें, ये बहुत शानदार और बहुत अच्छा सवाल है। कह रहे कि 7 बच्चे हैं, A B C D E F और G, एक पंक्ति में खड़े हैं, ठीक है। तो एक पंक्ति में साथियों हम बना लेते हैं, एक पंक्ति बना लेते हैं और 7 लोग के बैठने की जगह बना लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 और एक साथियों 7, ये 7 लोगों के बैठने की जगह हम लोगों ने साथियों यहाँ पर बना ली। उसके बाद कहा जा रहा है, क्या कहा जा रहा है, कह रहे कि जी जो है ना ये डी के दाएं और बी के बाएं ओर बैठा है, ए सी के दाएं ओर बैठा है, ए और डी के बीच एक बच्चा है, एफ जी के दाएं से दूसरे स्थान पर है, एफ जो है ना जी के दाएं से दूसरे स्थान पर है, डी और एफ के बीच 2 बच्चे हैं। तो सबसे पहले कह रहे हैं कि डी के दाएं ओर जी है, तो डी आप कहीं पर भी बना लो। मान लीजिए साथियों डी हमने यहां पर बना ली, है ना, डी ये तो जी बन गया धोखे से, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम यहाँ पर क्या बना लेते हैं, डी बना लेते हैं यहाँ पर। तो कहा जा रहा है कि डी के दाएं ओर जी है, यानी कि डी का दायां किधर हो जाएगा साथियों, डी का दायां यहाँ पर हो जाएगा, जी आ जाएगा। उसके बाद कह रहे हैं कि डी के दाएं जी है और बी के बाएं जी है, यानी कि बी के बाएं क्या होगा, बी यहाँ पर आ जाएगा, बी के बाएं जी हो जाएगा। ये सारे हो गए। अब देखिए इसमें से ए और सी हम अभी सॉल्व नहीं करेंगे, क्यों नहीं सॉल्व करेंगे, क्योंकि साथियों यहाँ पर अभी हमें जो है ना ये नहीं पता है ए कहाँ पर रखना है, सी कहाँ पर रखना है।
अगर हम अगली लाइन पर जाएंगे तो हमें इसमें डी कॉमन मिल जाएगा। देखिए डी हमें कॉमन मिल गया, तो डी और ए के बीच एक बच्चा है, तो डी यहां पर है, तो ए हम यहां पर बनाएंगे, यानी कि डी और ए के बीच में देखिए एक बच्चा हो गया। इतनी बात साथियों क्लियर है ना। अब उसकी बात कह रहे हैं कि अच्छा यहां पर देखिए ए और सी दाएं ओर हैं, क्या क्या लिखा हुआ, बहुत ध्यान से साथियों यहां पर देखिएगा। कहने के ए यानी कि सी के दाएं ओर है, अच्छा सी के दाएं ओर है, तो सी फिर हमें यहां पर बनाना पड़ेगा, सी के दाएं ओर ए है, यानी कि यहां से हमें एक बंदे का खत्म करना पड़ेगी जगह और यहां पर हमें एक बढ़ाना पड़ेगी। उसके बाद कहने के जी के दाएं से दूसरे स्थान पर एफ है, तो जी का दायां दूसरे स्थान पर एफ, यानी कि एफ आपका यहां पर बन जाएगा। कह रहे कि डी और एफ के बीच दो बच्चे हैं, डी और एफ के बीच दो बच्चे हैं, बिल्कुल सही बात, दो बच्चे हैं। यानी कि ठीक बीच में कौन बैठा है, ठीक बीच में देखिए, तीन इधर हटा दीजिए, तीन इधर हटा दीजिए, बचा क्या डी, यानी कि डी जो होगा ये सबसे बीच में होगा, तो डी आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इतना सा तो आपको मालूम पड़ गया। अच्छा यहां पर कौन बैठा है, देखिए सारे तो बैठ गए, ई बाकी था तो ई हमने यहां पर बैठा दिया। तो कुल मिला के जिनका आंसर ऑप्शन नंबर सी के साथ है तो बिल्कुल करेक्ट है। अगला सवाल साथों आपकी स्क्रीन पर है, देखिए इस सवाल को और फटाफट आप लोग बताइए आपका जवाब क्या हो। इस बार साथियों मुझसे पहले आपका जवाब आना चाहिए, है ना। चलिए, जैसे आपके पेपर में सवाल आएंगे साथियों वैसे ही हूबहू मैं आपको सवाल दिखा रहा हूं, इसलिए आप इन सवालों को बहुत अच्छे तरीके से सॉल्व करते रहिए, आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी और फिर आपको कोई दिक्कत साथियों नहीं लगेगी आपके एग्जाम में। खैर इस सवाल की अगर बात करें, कथन और निष्कर्ष के सवाल जो है ना, ये 2 से 3 सवाल साथियों आपके एग्जाम में आते हैं, इसलिए मैं भी लगभग 2 से 3 सवाल ही लाता हूं हर एक क्लास में। कथन है, निष्कर्ष है, कथन है निष्कर्ष है, कहने के सभी सीपीयू मॉनिटर हैं। तो मान लेते हैं साथियों सभी सीपीयू जो है ना, ये सभी सीपीयू जो हैं ये सारे के सारे सीपीयू क्या हो जाएंगे, मॉनिटर हो जाएंगे। सभी सीपीयू साथियों क्या होगा, मॉनिटर हो। कह रहे कि कुछ सीपीयू कुछ यूपीएस मॉनिटर हैं, तो कुछ यूपीएस यानी कि मान लीजिए ये यूपीएस हो गए, है ना, यानी कि कुछ यूपीएस मॉनिटर हो गए या कुछ मॉनिटर यूपीएस हो गए, बात एक ही है। अब निष्कर्ष को पढ़िए और बताइए कौन सही है कौन सा गलत है। कुछ सीपीयू यूपीएस हैं, देखिए सीपीयू ये है और यूपीएस ये है, तो कैसे कोई सीपीयू यूपीएस हो सकता है, ना तो कोई सीपीएस यूपीएस हमें दिख रहा है और ना कोई यूपीएस सीपीयू दिख रहा है, तो ये गलत आपका हो जाएगा। कुछ यूपीएस सीपीयू हैं, देखिए जब कोई सीपीयू यूपीएस नहीं हो सकता तो कोई यूपीएस सीपीयू कैसे हो सकता है, ये भी आपका गलत हो जाएगा। यानी कि ना तो निष्कर्ष 1 और ना ही निष्कर्ष 2 आपका सही होगा। ऐसा कहां पर लिखा हुआ है, ऐसा साथियों आपका जो लिखा हुआ है ना, वो कहां पर लिखा हुआ, ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है। तो जिनका आंसर ऑप्शन नंबर सी के साथ है, मैं कहूंगा आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल साथियों आपकी स्क्रीन पर है, देखिए सवाल को और आप लोग मुझे बताइए इस सवाल का जवाब आपका क्या हो सकता है, ठीक है ना। और मैं आपके साथियों कमेंट का यहाँ पर वेट कर रहा हूं, मैं आपके कमेंट देख रहा हूं कि आपका जवाब यहाँ पर क्या आ सकता है। चलिए साथियों बताइए, थोड़ा सा अगर आप दिमाग लगाएंगे ना तो मेरा मानना है कि आप राइट आंसर तक पहुंच जाएंगे। चलिए साथियों बताइए, देखिए यहां पर सबसे पहले अगर बात करते हैं, यहां पर क्या चीज है, यहां पर कह रहे हैं कि सबसे पहले 90 है, उसके बाद 96 है, और उसके बाद 105 आ गया है, और उसके बाद साथियों 170 आ गया और फिर 132 आ गया है। अगला नंबर यहां पर क्या आ सकता है, बस इतनी सी बात आपको बताना है। देखिए मुझे ऐसा लग रहा है कि 90 से अगर 96 जाए तो 6 जुड़ेगा, और 96 से 105 जाते हैं तो साथियों 9 जुड़ता है, और 105 से 117 पर जाते हैं तो साथियों 12 जुड़ता है, और 117 से 132 पर जाते हैं तो यहाँ पर साथियों 15 जुड़ता है। अब ये तो साथियों 3 का पहाड़ा लग रहा है, 3 दूना 6, 3 तिया 9, 3 चौक 12, 3 पंच 15, 3 छंग कितना होता है, 18 होता है, यानी कि यहाँ पर 18 आ जाएगा। यानी कि 132 और 18 कितना होता है, 8 और 2 10 हो जाएगा, और या साथियों 4 और 1 5, 5 हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अगर ऑप्शन में 150 है तो ये लॉजिक हमारा बिल्कुल सही है, और मुझे दिख रहा है ऑप्शन नंबर ए में 150 है, यानी कि जो लोग भी यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ हैं आपका आंसर यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है। उसके बाद देखिए अगला सवाल सातु दूसरा सवाल सातु मैंने भी यहाँ पर लगभग नंबर सीरीज का ही लिया है, तो इस सवाल को देखिए और बताइए। कहने के सबसे पहले सातु यहाँ पर क्या है,
सबसे पहले जो है ना साथियों वो यहाँ पर 33 है, उसके बाद साथियों 45 है, उसके बाद यहाँ पर 69 है, और उसके बाद 105 है, और उसके बाद 153 है। तो अगला नंबर साथियों यहाँ पर क्या हो सकता है, ये आप लोग मुझे जरा बता दीजिए। चलिए देखिए साथियों, 53 से 45 हुआ है, यानी कि यहाँ पर कितना बड़ा है साथियों, 53 से 2 और 1 यानी कि 12 बड़ा है। यहाँ पर 45 से 69 हुआ है, कितना बड़ा है साथियों, यहाँ पर 24 बड़ा है। यहाँ पर कितना बड़ा है, 15 में से 9 जाएगा, 6 बचेगा, ये आपका यहाँ पर 3 बचेगा। 105 से 153 हुआ है, कितना बड़ा है साथियों, ये आपका 13 हो जाएगा, 13 में से 5 जाएगा, 8 बचेगा, ये 14 हो जाएगा, 4 यानी कि 48 बड़ा है। तो यहाँ पर साथियों कितना बढ़ेगा, आपको यहां पर एक चीज नहीं दिख रही है कि इन सब में साथियों 12 का डिफरेंस है। देखिए सब में 12 का डिफरेंस है, तो यहां पर भी साथियों 12 का डिफरेंस होगा, यानी कि 48 और 12 कितने हो जाएंगे, मैं कहूंगा 60 हो जाएंगे। यानी कि यहां पर 153 में 60 पड़ेंगे, तो कितना आ जाएगा, 3 और 0 3 आ जाएगा, 5 और 6 आपका 11 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, यानी कि 213 आपका जवाब होगा। और 213 कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर डी वाले में। तो जो लोग भी यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी के साथ हैं, तो आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। साथियों एक बार इस वीडियो को आप लोग शेयर कर दीजिए, ठीक है ना। एक बार जो भी आपके पास व्हाट्सएप ग्रुप है, स्टडी वाले जो ग्रुप हैं, अगर आपके मित्र का परीक्षा है साथियों ग्रुप डी की, तो उसको भी इस वीडियो को एक बार शेयर जरूर कर दीजिए। मुझे बहुत अच्छा लगेगा अगर आप इसको शेयर करेंगे। और बेहतरीन कॉन्सेप्ट के साथ साथियों ये सवाल मैं आपको करवा रहा हूं, आपकी तैयारी को तगड़ा करने के लिए साथियों इन क्वेश्चंस को मैं लेकर आया हूं, जो आपके एग्जाम में आपको देखने को डायरेक्ट मिले। चलिए भाई, तो उसके बाद देखिए अगले नंबर का सातों सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। आपसे कहा जा रहा है कि एम डी आर पी और क्यू सभी का वजन अलग अलग है। आर सिर्फ एम से हल्का है, तथा पी जो है ना ये क्यू और डी दोनों से हल्का है। इनमें से कौन सा दूसरा सबसे भारी है। अच्छा यहाँ पर एक चीज कही गई, एक चीज मैं आपको बता, बचपन में आपने साथियों पढ़ा होगा क्या, ऐसे करके ये चीज पढ़ी होगी। दो लाइन जिधर मतलब जिधर दो लाइन का मुंह होता है वो नंबर बड़ा होता है, वो नंबर बड़ा होता है ना, और जिधर नोक होती है वो नंबर छोटा होता है। इतनी बात आपको समझना है। यानी कि मान लीजिए अगर ए भारी है और बी हल्का है, ए से हल्का बी है, तो हम ऐसे बनाएंगे। ये दोनों कॉन्सेप्ट आप लोग याद रखेंगे। देखिए साथियों, कहने की यहां पर कहा गया है कि आर सिर्फ एम से हल्का है, यानी कि आर जो है ना साथियों, आर जो है ना ये साथियों जो है ना, आर जो है ना ये एम से हल्का है और किसी से हल्का नहीं है। आर सिर्फ एम से हल्का है, बाकी सबसे भारी है। यानी कि अब जो लोग आएंगे वो सातु इसके इधर को आएंगे। इतनी बात इसने कह दी है। यानी कि क्यू और डी दोनों पी हल्के, क्या लिखा हुआ है, पी जो है ना ये क्यू और डी दोनों से हल्का है। यानी कि अगर बात करते हैं साथियों क्यू क्यू और डी की अगर बात करें, है ना, क्यू और डी दोनों से हल्का कौन है साथियों, पी है। तो कुल मिला के आपसे कह रहे कि दूसरा सबसे भारी कौन है। देखिए पहला सबसे भारी एम है और दूसरा सबसे भारी आर है। तो बस हमें इतनी बात चाहिए, दूसरा सबसे भारी कौन है, तो दूसरा सबसे भारी आर है। हमें इसमें लड़ाई नहीं लड़नी कि भैया क्यू आएगा या डी आएगा। हमें आंसर एग्जामिनर पूछ रहा था, आंसर हमने बता दिया, बस खत्म बात। उसके बाद देखिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। आपसे कह रहे हैं कि सातों यहाँ पर 57 है, आपको दिख रहा है सातों, अच्छे से दिख रहा है ना, मैं आपको बता दूं। देखिए 57 है और 41 है, यहाँ पर 39, यानी कि 57 और 41 को कैलकुलेट करके 39 बना दिया गया है। तो आपको बताना है कि 63 और 84 को कैलकुलेट करके यहाँ पर क्या बनाया जा सकता है। देखिए अगर हम मान लीजिए इन लोगों को जोड़ दें, इन दोनों नंबर को जोड़ दें, तो फिर तो बहुत ज्यादा हो जाएगा। एक बार जोड़कर साथियों देखिए, 8 आ गया और कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। 98 का आधा तो साथियों 39 नहीं होता है। एक काम करिए साथियों, आप क्या काम करिए साथियों, 5 और 7 की गुणा करा दीजिए आपस में। 7 पंजे कितना हो जाएगा, 35 हो जाएगा। 4 एकम 4 4 हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब आप इनको अगर आप जोड़ोगे तो साथियों जरूर 39 आ जाएगा, जो कि आपका ये है। उसी प्रकार आप इसमें कीजिए, 6 तिया 18 आपका हो गया और 4 अट्ठे आपका साथियों 32 हो गया। इनको आप जरा जोड़िए, देखिए क्या आता है। 8 और 2 10 आ जाएगा, और साथियों यहाँ पर 5 क्या, 50 कहीं ऑप्शन में है, मुझे दिख रहा है साथियों 50 आपका ऑप्शन नंबर ए वाले में है। तो जो लोग भी साथियों यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ हैं, उनका आंसर यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट कहलाया जाएगा, ठीक है ना। चलिए अगला सवाल साथियों आपकी स्क्रीन पर है, देखिए सवाल को और आप लोग मुझे बताइए आपका जवाब क्या होगा। साथियों आवाज वगैरह में अगर कोई दिक्कत है तो आप लोग फटाफट बताएंगे, मैं उसको थोड़ा सही कर लूंगा। वैसे मुझे लग रहा है आवाज वगैरह सब कुछ, वॉइस वगैरह क्लियर है। तो इस वीडियो को अगर जिन्होंने लाइक नहीं किया है, तो आपसे रिक्वेस्ट यही है कि एक बार इस वीडियो को आप लोग लाइक अवश्य कर दीजिएगा, ठीक है ना। और आंसर यहाँ पर आ रहा है। चलिए कुछ लोग आंसर दे रहे हैं, जैसे कि यहाँ पर अनु कुमारी हैं, के सोनू हैं, प्रिंस कुमार हैं, पुष्पेंद्र हैं, सूरज हैं,
चलिए साथियों, अब यहाँ पर अगर बात करते हैं नेक्स्ट नंबर के क्वेश्चन की, कह रहे हैं कि अब इसको बताइए, आपके लिए चैलेंज है, एक सवाल नहीं एक चैलेंज है। ब्रेड को 2 कैसे लिखा जाता है? ट्यूसडे को 3 कैसे लिखा जा रहा है भाई साहब? तो सॉल्टिट्यूड को क्या लिखा जाएगा? 4 लिखा जाएगा, 3 लिखा जाएगा, 5 लिखा जाएगा, 2 लिखा जाएगा? फटाक देसी बताइए। ऐसे देखिए, अगर यहाँ पर बहुत बड़ा नंबर लिखा होता जिसके 50 या 55 लिखा होता, तो हम कह सकते थे इन प्लेस वैल्यू को आपस में जोड़ा गया है, या इतना तो खैर बड़ा नहीं होगा, 25-30 के आसपास हो सकता है। लेकिन अगर यहाँ पर सबसे छोटा और फिर यहाँ पर भी सबसे छोटा नंबर लिखा हुआ है, तो मुझे एक काम करिए साथियों, मुझे यहाँ पर 2 चीजें दिख रही हैं। देखिए, 2 मुझे यहाँ पर साथियों स्वर दिख रहे हैं, जैसे कि एक ये स्वर हो जाएगा, है ना, और एक ये स्वर हो जाएगा, बाकी स्वर नहीं, यानी कि 2 स्वर हैं तो 2 नंबर आ गया। यहाँ पर कितने स्वर है, वॉवेल कितने हैं? 1 2 3, 3 है तो 3 नंबर आ गए। यहाँ पर कितने वॉवेल है? 1 और 2 और 3 और 4, 4 है तो 4 नंबर आ जाना चाहिए, और 4 नंबर आपका ऑप्शन नंबर ए वाले में। तो जो लोग भी यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ हैं तो बिल्कुल सही है। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, देखिए सवाल को और बताइए आपका जवाब क्या होगा। आपसे यहाँ पर कह रहे हैं कि जैसे सी जी के से यहाँ पर जो बनाया गया है वो पी टी एक्स बनाया गया, तो उसी प्रकार आपको बताना है कि डी जे एल से यहाँ पर कौन कौन से साथियों 3 नंबर आ सकते हैं। बहुत तेजी के साथ साथियों बताइए कि सवाल का जवाब आपका क्या होगा। देखिए, मुझे ऐसा लग रहा है कि सी जी के और पी टी एक्स, देखिए मुझे ऐसा लग रहा है कि के का अपोजिट पी होता है। जैसे कि मैंने आपको बताया था, ए का अपोजिट जेड होता है, बी का अपोजिट यहाँ पर वाई होता है, सी का अपोजिट एक्स होता है और डी का अपोजिट साथियों डब्ल्यू होता है। ठीक है ना? तो देखिए, सी का अपोजिट एक्स होता है ना, तो सी का अपोजिट एक्स यहाँ पर आया है, के का अपोजिट पी यहाँ पर आया है, और जी का अपोजिट साथियों टी होता है, जी टी होता है। उसके बाद एल की अगर बात करें, मैंने आपको बताया था एल ओ वी ई, यानी कि एल का अपोजिट ओ, वी का अपोजिट ई। ठीक है ना? और उसके अलावा देखिए, डी का अपोजिट डब्ल्यू होता है, तो डी का अपोजिट डब्ल्यू यहाँ पर आ जाएगा। जे का अपोजिट क्या होता है साथियों? के होता है, और एल का अपोजिट ओ होता है। तो ओ के डब्ल्यू कहां पर लिखा हुआ है? सॉरी सॉरी, क्यू होता है साथियों, है ना, जे क्यू, जे क्यू, जे मैंने जो याद किया था वो जे क्यू जे क्यू जे क्यू जे क्यू ऐसे करके याद किया, तो मैंने के आ गया, क्यू होना चाहिए। तो ओ क्यू डब्ल्यू साथियों कहां पर लिखा हुआ है? वो है ओ क्यू डब्ल्यू, आपका ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है। तो जिनका आंसर ऑप्शन नंबर सी है तो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। अगला सवाल साथियों आपकी स्क्रीन पर है, इस सवाल को देखिए और आप लोग बताइए कि आपका जवाब यहाँ पर साथियों क्या होगा, बताइए। चलिए, तो कहा जा रहा है कि 4 शब्द दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी तरह से समान है जबकि एक अलग है, अलग वाले का आपको चयन करना है। मीठा, खट्टा, कड़वा, विशिष्ट स्वाद। तो ये तो सातों मीठा, खट्टा, कड़वा है, लेकिन ये विशिष्ट स्वाद एक अलग ही चीज है ना, ये एक अलग चीज, मतलब इस ग्रुप में ये नहीं आएगी। तो विशिष्ट स्वाद, स्वाद कैसा है ऐसे पूछ रहे हैं आप, वो स्वाद बताने, वही खट्टा मीठा है कड़वा है, तो आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा। उसके बाद देखिए, अगले नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन पर है, कह रहे कि फूल का संबंध जैसे गुलदस्ते से है, तो वैसे ही संबंध क्या साथियों यहाँ पर ईंट का सड़कों से होगा, घास का साथियों पेड़ से होगा, पुस्तकों का क्या आवरण से होगा, या न्यायाधीश का ये यहाँ पर साथियों न्यायपीठ से होगा। इतनी सी बात आपसे यहाँ पर पूछी जा रही, फटाफट आप लोग बताइए। चलिए, देखिए यहाँ पर अगर बात करें, जिसके फूल जो है ना ये कहाँ पर रखे जाते हैं? गुलदस्ते में रखे जाते हैं। तो ईंटें क्या सड़कों पर रखी जाती है, या घास पेड़ पर रखी जाती है, पुस्तकें आवरण में रखी जाती हैं? हाँ, न्यायाधीश जो बैठते हैं वो न्यायपीठ में बैठते हैं, यानी कि अदालत में बैठते हैं। तो जो यहाँ पर रिलेशन है वही रिलेशन साथियों मुझे यहाँ पर लग रहा है, इसलिए आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए साथियों, अगले नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन पर है। हेलो, चलिए, 4 विकल्प दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी तरह से साथियों क्या है, 3 किसी तरह से यहाँ पर समान है, और अगर बात करते हैं जबकि एक अलग है, यानी कि जो अलग है साथियों ना, उस सबसे अलग वाले का आपको यहाँ पर चयन करना है। तो सबसे अलग कौन सा है, एक बार आप लोग मुझे यहाँ पर बता दीजिए। चलिए, क्या आपका साथियों यहाँ पर जवाब हो सकता है? फटाफट आप लोग बताइए। देखिए, मुझे ऐसा जो लग रहा है 145 है, और उसके बाद साथियों यहाँ पर एक तरीके से अगर बात करें, 145 है, 286 है, 257 है और 122 है। तो यहाँ पर साथियों 145, 286, उसके बाद 157, 122, ये एम कुछ नहीं है, है ना। देखिए, मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर
अगर हम क्या कर दें, इसको 121 कर दें तो ये क्या हो जाएगा, ये 11 का स्क्वायर हो जाए, इसमें से एक कम किया। अगर 257 में से एक घटा दें, हम इसको 256 कर दें तो ये साथियों 16 का स्क्वायर हो जाएगा। अगर हम इसको साथियों क्या कर दें, ये 286 है ना, ये क्या है साथियों 286 है, तो एक कम करने 285 तो किसी का स्क्वायर होता नहीं है, लेकिन इसको अगर एक कम कर दोगे 144 तो ये साथियों 12 का स्क्वायर हो जाएगा। यानी कि जो रूल इन तीनों में लगा है वो रूल इस वाले में नहीं लगा है, तो मैं कहूंगा ये क्या होगा, ये सबसे अलग हो जाएगा। और साथियों सबसे अलग हो जाएगा तो यही आपका क्या होगा, यही आपका जवाब हो जाएगा। उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का सवाल साथियों आपकी स्क्रीन पर है, इस सवाल को देखिए और बताइए आपका जवाब यहाँ पर क्या हो सकता है। चलिए, तो आपसे यहां पर कहा जा रहा है कि सबसे पहले साथियों एफ पी है, उसके बाद जी और क्यू है, और उसके बाद साथियों एच और आर है, तो अगला नंबर जो होगा यहाँ पर वो साथियों क्या होगा, बस इतनी सी बात आपको यहाँ पर बताना है। बताइए साथियों। चलिए, देखिए यहां पर अगर बात करें साथियों, जैसे कि आपका एफ जो होता है ना वो 6 पर होता है, पी आपका 16 पर होता है, जी 7 पर होता है, क्यू 17 पर होता है, एच 8 पर होता है, आर 18 पर होता है। इतनी बात क्लियर है। आप देखिए 6 से 7 हुआ, 7 से 8 हुआ, तो 8 से यहाँ पर 9 हो जाना चाहिए, और 9 पर होता है आई। उसके बाद साथियों 16, 16 से 17, 17 से 18, 18 से 19 होना चाहिए, और 19 पर क्या होता है, एस होता है, यानी कि आई एस ऑप्शन में कहां पर लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है, तो ये क्या होगा, यही तो साथियों आपका जवाब होगा। ठीक है ना, तो जो लोग का भी आंसर साथियों यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी है, तो बिल्कुल करेक्ट है, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, देखिए सवाल को, और साथियों आप लोग यहाँ पर बताइए आपका जवाब क्या है। ये अब साथियों यहाँ पर मैथ्स के क्वेश्चन स्टार्ट हो चुके हैं। कौन से क्वेश्चन साथियों, मैथ्स के क्वेश्चन हम लोग देखेंगे बहुत अच्छे तरीके से, एक एक सवालों को यहाँ पर हम लोग देखने की कोशिश करेंगे। चलिए भाई, तो यहाँ पर अगर बात करें साथियों, ये आपका क्या है, ये कुछ नहीं, 51 नहीं है साथियों, है ना, ये नहीं, 23 है, 45 है, 64 है, 23 है, 45 है, 64 है, 81 है, 77 है, इसका आपको क्या बताना है साथियों, माध्य बताना है। तो माध्य कह लो या साथियों मीन कह लो, या एक तरीके से अगर हम बात करते हैं साथियों औसत कह लो, है ना, ये सब एक ही चीज है। तो आपको मालूम होना चाहिए साथियों, औसत कह लो या माध्य कह लो, इसका सूत्र क्या होता है। इसका एक सूत्र होता है, जो भी संख्याएं हैं, क्या, जो भी साथियों यहाँ पर आपको संख्याएं हैं, संख्याओं का आपको योग निकालना है, और फिर देखना है कुल संख्या कितनी है। कुल संख्या 2 है, 4 है, 5 है, 10 है, कितनी कुल संख्या है। तो मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि 1 2 3 4 5, कुल संख्याएं तो 5 हैं, लेकिन साथियों संख्याओं का योग कितना है। तो एक काम करिए, डायरेक्ट ना लिखकर आप संख्याओं का योग यहीं पर ही साथियों निकाल लीजिए, ठीक है ना। 7 और 1 8, 8 4 12, 12 5 कितना हो जाएगा, 13 14 15 16 17, 17 और 3 20 हो जाएगा। 20 का साथ यहाँ पर आपका शून्य आ जाएगा, और आपका 2 लग जाएगा, 2 और 7 9 हो जाएगा, 17 हो जाएगा, 17 18 19 20 21 22 23, 23 और आपका 4, 23 4 27 हो जाएगा, 27 28 29, यानी कि सातों यहाँ पर तो 290 आ जाएगा। इसको कट कर लीजिए, 5 से कट करेंगे, 5 एकम 5 पंजे 25 हो जाएगा, 5 अट्ठे 40 हो जाएगा, यानी कि माध्य आपका जो निकलेगा वो 58 निकलेगा। और 58 कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए वाले में। तो ये चीज साथियों आपको समझ में आ रही है, ये चीज अगर आपकी समझ में आ रही है साथियों तो बहुत अच्छी बात है ना। चलिए भाई, अब अगले नंबर का सातों सवाल हम लोग देखेंगे। बताइए, देखिए सातों सवाल को, और आप लोग बताइए कि आपका जवाब यहाँ पर क्या होगा। बताइए साथियों। अगला सवाल सातों देखिए, मैथ्स के क्वेश्चन सातों यहाँ पर स्टार्ट हो चुके हैं आपके सामने। धीरे धीरे सारे सवालों को हम लोग देख लेंगे साथियों, जो भी आपके मैथ्स के क्वेश्चन यहाँ पर हैं। चलिए भाई, कितनी देर हो गई, अभी लगभग 44 मिनट हो चुके हैं, तो थोड़ा सा धैर्य रखेंगे। बहुत अधिक सवाल मैंने मैथ्स के नहीं लिए हैं, कुछ ही सवाल साथियों यहाँ पर लिए हैं। कहने कि किसी उत्पाद का अंकित मूल्य 500 रुपए है, 10%, फिर 10% क्रमिक छूट के बाद विक्रय मूल्य क्या होगा। विक्रय मूल्य होता है साथियों कि वो वस्तु किस मूल्य पर बेची गई है। अंकित मूल्य होता है कि उस पर कितना मूल्य छपा हुआ है, कितना मूल्य अंकित है। तो कहने कि अगर किसी वस्तु पर 500 रुपए अंकित हैं, 500 रुपए लिखे हुए हैं, लेकिन वो दुकानदार करता क्या है, इनको दो छूटें देता है। एक छूट देता है 10% की। देखिए, अगर कोई भी दुकानदार किसी मूल्य पर 10% की छूट देगा तो वो उसको 90% में बेचेगा, यानी कि 90/100 में। और फिर उसने 10% की छूट दे दी, यानी कि फिर वो उसको 90% में बेचेगा।
तो जब 2 बार छूटें दी गई हैं 10-10 की, तो 90-90 आएगा, तो वो कितना उसका मूल्य हो जाएगा। तो अब इसको कैलकुलेट करके जो आंसर आएगा वही आपका विक्रय मूल्य होगा। देखिए इन 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल, इस 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल, 9 नीम आपका 81 हो जाएगा। 81 की गुणा साथियों 5 से कर दीजिए, 5 एकम 5, 5 अट्ठे 40, यानी कि 405 जो होगा वो क्रमिक छूट देने के बाद विक्रय मूल्य होगा। जो 500 रुपए की चीज थी, 2 छूटें दी गई 10-10% की, तो 405 हो गया। जैसे कि मान लीजिए साथियों, क्या जैसे कि आपने साथियों 500 रुपए कोई चीज, आपने कहा भैया मुझे 10% की छूट दो, तो 50 रुपए कम हो गए, कितने की होगी वो 450 रुपए की हो गई। फिर आप आए, आपने कहा भैया 10% की और छूट दे दो, तो अब 450 का 10% है ना, 450 का 10% कितना बनेगा, 45 बनेगा। तो 45 रुपए उसने प्यार से और कम कर दिए, तो कितना साथियों हो गया, ये आपका 405 हो गया। तो 405 ही तो आया है। फॉर्मूले से निकाल लो या इससे निकाल लो, ये आसान नंबर था और तो निकल गया, ऐसे निकल गया। लेकिन कठिन होता तो फिर आपको ऐसे ही निकालना पड़ता। उसके बाद देखिए साथियों, अगले नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन पर है, देखिए सवाल को और बताइए आपका जवाब यहाँ पर क्या हो सकता है, बताइए साथियों। आपसे कहा जा रहा है कि दो संख्याएं हैं हमारे पास 4:5, यानी कि 4x है और साथियों 5x है, और उनके घनों का योग जो है ना वो 1512 है। उनके अंतर का वर्ग साथियों क्या होगा, तो उनका सबसे पहले आप क्या निकालिए, सबसे पहले ये जो चीज लिखी हुई है इसको आप कर लीजिए। घन क्या होता है, घन को कहते हैं साथियों क्यूब, यानी कि नंबर के ऊपर 3 लगा दो, स्क्वायर लगाओगे वर्ग लगाओगे तो ये वर्ग होता है और ये साथियों क्यूब होता है। तो मान लीजिए पहली संख्या क्या है, पहली संख्या 4x है, इसके ऊपर सातों क्या आ जाएगा, घन लगाया गया है। और दूसरी संख्या 5x है, इसके ऊपर भी क्या लगाया गया, घन लगाया। कह रहे कि दो संख्याओं का उनके घनों का योग, तो उनके घनों का योग जो है ना कितना है, 1512 है। तो 1512 कर दिया, कोई दिक्कत नहीं। अब उसके बाद आपको सातों यहाँ पर क्या करना है, अब आपको मैं बता देता हूं, 4 का क्यूब क्या होता है, 4 × 4 × 4, यानी कि 4 × 4 × 4 क्या कहलाया जाता है, 4 चौक 16, 16 चौक 64, तो 64 एक्स क्यूब यहां पर आ जाएगा। देखिए आपने 4 का क्यूब निकाला, एक्स का क्यूब नहीं निकाला है, तो एक्स के ऊपर क्यूब ही रहेगा, ठीक है ना। उसी प्रकार 5 का क्यूब होता है 5 × 5 × 5, तो ये आपका हो जाएगा बराबर क्या हो जाएगा, 1512 हो जाएगा। अच्छा अब ये जुड़ेंगे, 64 एक्स क्यूब है ना और 125 एक्स क्यूब जुड़ेंगे, तो 5 4 9 आपका हो जाएगा, 2 6 8 हो जाएगा, और 189 एक्स क्यूब हो जाएगा बराबर साथियों 1512 यहाँ पर हो जाएगा। अब उसके बाद क्या होगा साथियों, एक्स क्यूब बराबर 1518, 1512 था, मैंने ये क्यों लिख दिया, 1512 है ना, 1500 हाँ 12 है ना, 1512। तो यहाँ पर भी साथियों वही 1512 ही आ जाएगा, यहाँ पर भी आपका 1512 ही आ जाएगा। एक सेकंड रुकिए, 1512 आ गया। अब देखिए, अब यहाँ पर अगर बात करें ये क्या आ जाएगा, ये आपका 189 आ जाएगा। 189 यहाँ पर आ गया है, कोई दिक्कत तो नहीं है साथियों, आपको कोई दिक्कत तो नहीं है। अब इसको आपको साथियों क्या करना है, अब यहाँ पर आपको कट करना है, तो इसको हम लोग कट कर लेते हैं। तो देखिए किससे, 189 की हम अगर 10 से गुणा कर लेंगे तो ये 1890 हो जाएगा। तो थोड़े से कम से गुणा कराओ, 189 की मेरे हिसाब से 8 से गुणा कराओ, क्योंकि 8 × 72 होता है, 72 के अंत में 2 आ रहा है, 2 यहाँ पर भी आ रहा है, तो 8 × 3 आपका 72 हो जाएगा, 8 × 2 64, 64 और 7 कितने हो गए, 64 65 66 67 68 69 70 71, 71 का एक हाथ से लगा 7 और 8 × 8 8 7 15 हो जाएगा। वही साथियों बिल्कुल सही कहा, 189 अट्ठे होते हैं 1512, यानी कि एक्स क्यूब बराबर क्या हो जाएगा, 8 आ जाएगा। अब क्या होगा, एक्स बराबर क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। क्यों, क्योंकि ये 2, 2 का 2 × 2 × 2 है, 2 है, तो 2 के ऊपर क्यूब आ जाएगा, क्यूब से क्यूब कैंसिल हो जाएगा, तो इसलिए एक्स बराबर आपका 2 बचेगा। तो कहा जा रहा है कि उनके अंतर का वर्ग क्या होगा। अब साथियों आपको पता क्या करना है, यहाँ पर एक्स बराबर आपके सामने 2 आ गया है, ठीक है ना। यानी कि उन संख्याओं के वर्ग करो फिर उनका अंतर कर दो। तो इसका अगर साथियों आप क्या करोगे, इनका अगर आप वर्ग करोगे, संख्याओं के अंतर का वर्ग करोगे, अच्छा अच्छा, यानी कि संख्याओं का अगर हम अंतर कर देते हैं तो हमें क्या मिलता है साथियों, यहाँ पर हमें यहाँ पर साथियों क्या मिल जाएगा, 5x में से 4x जाएगा, तो यहाँ पर तो 1x बचेगा, है ना, 1x बचेगा, मतलब 1x बचेगा। तो इसका आप वर्ग करोगे, वर्ग करोगे ये आएगा, यानी कि 2 का आप वर्ग करोगे, क्या आएगा, 2 का वर्ग साथियों 4 आएगा। तो कुल मिला के उनके अंतर का वर्ग जो आएगा वो 4 आएगा, और 4 कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी वाले में। तो जो लोग भी यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ हैं, तो मैं कहूंगा आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा भाई, बहुत बढ़िया,
वेरी गुड क्लास। उसके बाद देखिए साथियों, अगले नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन पर है। ये सवाल भी मैं आपको एक चैलेंज के रूप में दे रहा हूं। अगर आप समझते हैं कि आपकी तैयारी अच्छी है, कि हाँ भाई ग्रुप डी की तैयारी आपकी अच्छी है, आप इस एग्जाम को क्रैक कर ले जाएंगे, तो आप इस सवाल का जवाब मुझे दे दीजिए। आपसे कहा जा रहा है कि ए और बी क्रमशः एक कार को 8 दिन और 16 दिनों में पूरा कर सकते हैं। यदि वे 3 दिनों तक इस कार को एक साथ करते हैं तो कार का कितना भाग बचा है। देखिए ए की अगर बात करते हैं, ए एक काम को 8 दिन में करता है और बी उसी काम को साथियों 16 दिन में करता है, ये बात यहाँ पर करी गई है। अच्छा, जस्ट इसके बाद हम एक ऐसा नंबर लेते हैं हमेशा कि जो 8 से भी कट जाए, 16 से भी कट जाए। तो 16 एक ऐसा नंबर है जो कि 8 से भी कट जाए। कितनी बार में कटता है? 8 दूना 16, 16 तो एक बार में ही कट जाएगा। कहने का मतलब ये है कि ए एक दिन में 2 काम करता है और बी एक दिन में एक काम करता है। ये नंबर क्या होता है, क्यों लेते हैं? क्योंकि ये साथियों टोटल काम आपका होता है। कोई पूछे टोटल काम कितना हुआ, तो 16 हुआ। तो यहां पर अच्छा, ए एक दिन में 2 काम कर रहा है, बी एक दिन में एक काम कर रहा है। यहां पर कहा जा रहा है कि अगर वो दोनों लोग 3 दिन तक ये काम करते रहते हैं, तो अगर देखिए 2 ये कर रहा है, एक ये कर रहा है, दोनों लोग मिलकर 3 काम कर रहे हैं, और कहने कि अगर ये काम 3 दिन तक करते रहते हैं तो 9 काम हो जाता है। अच्छा, टोटल काम कितना है? 16। तो टोटल काम 16 है, 9 काम हो जाता है, कितना काम बाकी रहता है? 7 काम बाकी रहता है। तो कहा जा रहा है तो कार का कितना भाग बाकी है। तो कार का कितना भाग बाकी है, अगर भाग आपसे पूछे तो मैं कहूंगा कितना काम बाकी है? 7। टोटल काम कितना था? 16। तो मैं कहूंगा साथियों 7/16 भाग काम बाकी है। तो 7/16 कहां पर लिखा हुआ है? ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है। तो ये चीजें साथियों आपको मालूम होना चाहिए, ठीक है ना। चलिए, जय हिंद साथियों। यहाँ पर बदला कुमार हैं, समीर हैं, और यादव हैं, दिलवर यादव हैं, सुनील हैं, इंद्रजीत हैं, महिमा हैं, के सोनू हैं, है ना। चलिए, नितिन चौधरी हैं, सभी लोग साथियों आंसर आप लोग देते जाइए। श्री कृष्णा हैं, अनु कुमारी हैं। चलिए, आपका आंसर साथियों। अब नेक्स्ट नंबर का सवाल साथियों आपके सामने मैं ला रहा हूं। इस सवाल को देखिए और इस सवाल को भी साथियों आप लोग मुझे बताइए कि आपके इस सवाल का जवाब क्या हो सकता है। फटाफट बताइए, बहुत शानदार सवाल है और ऐसा एक सवाल आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, तो आप लोग थोड़ी कोशिश कीजिए और बताइए इस सवाल का जवाब क्या हो। मैं आपके साथियों कमेंट की तरफ देख रहा हूं थोड़ा। चलिए देखिए, थोड़ा सा पानी पी लिया मैंने यहाँ पर। अब इस सवाल की तरफ बढ़ते हैं। कुछ है नहीं वैसे इस सवाल में, है ना, बहुत आसान सा सवाल यहाँ पर आपको ये भी लग रहा होगा। आपसे यहाँ पर कहा जा रहा है कि क्रिकेट के पहले 20 ओवर में औसत रन जो बनता है वो 5.5 बनता है। कितना बनता है साथियों? 5.50 बनता है। कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद साथियों यहाँ पर कहा जा रहा है कि 290 रन के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए शेष 30 ओवरों में आवश्यक औसत रन क्या होना चाहिए। बहुत अच्छा और बहुत शानदार सवाल है साथियों। देखिए, सबसे पहले अगर बात करें पहले 20 ओवरों में, यानी कि 20 ओवरों में जो औसत बनता है वो कितना बनता है? 5.50 बनता है। अगर मैं आपसे पूछूं कि 20 ओवरों में कुल मिला के, है ना, कुल मिला के रन कितने बनते हैं, तो आपको साथियों क्या करना पड़ेगा? 550 की गुणा आपको 20 से कराना पड़ेगी। तो 55 दूना तो 110 हो जाएंगे, 2 जीरो है तो 2 जीरो हो जाएंगे, और 2 नंबर के बाद पॉइंट था तो 2 नंबर के बाद पॉइंट आ गया, यानी कि 110 रन बनेंगे। तो अगर यहां पर मैं कहूं कि 20 ओवर में कुल मिला के कितने रन बनेंगे, तो 110 रन बनेंगे। कितने रन बनेंगे साथियों? 110 रन बनेंगे। इतनी बात आपकी क्लियर है? कहिए बिल्कुल क्लियर है। चलिए, उसके बाद कहा गया है कि 290 रन, अच्छा 290 रन बनाना है। इस रन को बनाने के लिए शेष 30 ओवर, अभी 20 ओवर थे, अब 30 ओवर बाकी हैं। तो 30 ओवर में जो है ना, कह रहे हैं कि 30 ओवर में कितने औसत रन बनाना चाहिए। मैं कहूंगा x औसत रन बना लो, है ना। तो इसका योग कितना हो जाएगा? तो इसका योग साथियों 30x हो जाएगा, गुणा होगी। तो अब यहां पर अगर साथियों बात करते हैं, देखिए 110 हो गए प्लस आपका 30x हो गए। ये रन है, ये टोटल रन है, ये बनाए गए हैं 20 ओवरों में ये रन, और ये बनाए गए हैं साथियों 30 ओवरों में रन। यानी कि कुल मिला के जो रन बने हैं वो कहने के 290 रन बनना चाहिए। तो 290 रन साथियों यहाँ पर बन गए हैं। अब उसके बाद अगर यहाँ पर हम लोग बात करें, अब देखिए 30x आपका ये आ गया, बराबर आपका 290 आ गया,
ये बराबर के उधर प्लस का इधर आएगा साथियों माइनस का हो जाएगा, यानी कि 30x बराबर जो आएगा, अब 290 में से 110 घटेगा, कितना बचेगा, 180 बचेगा। x बराबर आपका क्या आ जाएगा, 180 बटे 30 आ जाएगा, 0 से 0, 3 एकम 3, 3 छंग 18, यानी कि x बराबर आपका जो आएगा वो 6 आएगा। तो मैं कह सकता हूं, क्या मैं कह सकता हूं कि 20 ओवरों में औसत रन 5.50 है। तो इतना अगर आपको रन चाहिए है तो शेष 30 ओवरों में औसत रन क्या होना चाहिए, 6 होना चाहिए। तो बस वही साथियों 6 आपका जवाब हो जाएगा, और 6 कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर डी वाले में। तो समझ में आ गया साथियों ये सवाल, तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ये सवाल आपको आपकी परीक्षा में देखने को मिलेगा, है ना, ऐसा एक सवाल साथियों आएगा ही आएगा। चलिए भाई, अब नेक्स्ट नंबर का साथियों यहाँ पर हम लोग सवाल देख लेते हैं, देखते हैं साथियों आखिर अगले सवाल में यहाँ पर आपसे क्या कहा गया। तो ये तो साथियों सिंपल सा, यानी कि सिंप्लीफिकेशन का ये क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, देखिए और बताइए आपका जवाब क्या होगा, बताइए साथियों। आंसर भी आप लोगों का आ रहा है साथियों। एसएससी जीडी क्लास कब हो सर? अभी ये ग्रुप डी का हो जाए पहले, है ना, पूरा तो नहीं, हम बीच में से स्टार्ट कर देंगे, बहुत जल्द स्टार्ट कर देंगे ग्रुप डी की भी क्लास। चलिए खैर, नेक्स्ट नंबर का सवाल है, आपसे कहा जा रहा है कि 4/2 प्लस 3 गुणा 6 माइनस 7, इसको कैलकुलेट करना है। बोर्ड मास का रूल आपने पढ़ा होगा, सबसे पहले आपको जो सॉल्व करना पड़ता है साथियों, आपको भाग को सॉल्व करना है। तो 4/2 कराओगे ना, तो यहाँ पर साथियों 2 आ जाएगा, प्लस आपका 6 18 आ जाएगा, माइनस 7 आ जाएगा, 2 प्लस 18 में से 7 जाएगा, 11 बचेगा, 11 प्लस 2 साथियों 13 हो जाएगा। 13 कौन से ऑप्शन में है, मैं कहूंगा ऑप्शन नंबर डी वाले में है। तो जो लोग भी यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी के साथ हैं तो बिल्कुल करेक्ट है। सर एक और समझा दो, क्या चीज समझा दीजिए, बताइए क्या समझा दूं, बताइए। नेक्स्ट नंबर का सवाल है साथियों, बस ये लास्ट सवाल है साथियों आपकी स्क्रीन पर, एक ये सवाल है और एक ये सवाल है, उसके बाद देखिए कोई सवाल नहीं है ना, कोई सवाल नहीं है। तो 2 सवाल और हैं, इन 2 सवाल को देख लीजिए, आपकी ये क्लास साथियों कंप्लीट हो जाएगी, यहां से आपको फायदा साथियों जरूर देखने को मिलेगा। चलिए खैर, यहां पर कहा जा रहा है कि साधारण ब्याज पर कोई राशि 4 वर्षों में 400 रुपए, और क्या लिखा हुआ है, कह रहे हैं कि एक निश्चित राशि पर 2 वर्ष के लिए, अच्छा, एक साधारण ब्याज पर कोई राशि 4 वर्षों में 400 रुपए और 5 वर्षों में, यहां पर लिखा होना चाहिए 5 वर्षों में 420 रुपए हो जाती है, तो वो राशि क्या है मुझे बताइए। अगर आपके सामने ऐसा सवाल आता है ना, तो देखिए 4 वर्ष और ये हो गए 5 वर्ष, यानी कि ये 1 वर्ष का सातों एक्स्ट्रा, 1 वर्ष का ब्याज कितना होगा भैया, 400 से 20 हुआ है तो 1 वर्ष का ब्याज कितना हो जाएगा, 20 रुपए ही तो हो जाएगा। 1 वर्ष का ब्याज कितना हो जाएगा साथियों, 20 रुपए जो है ना, वो 1 वर्ष का ब्याज हो गया। 1 वर्ष का ब्याज कितना हो जाएगा, 120 रुपए हो जाएगा। चलिए ये हटाइए, कुछ नहीं है। 1 वर्ष की अगर बात करते हैं साथियों, 1 वर्ष का ब्याज आपका कितना हो जाएगा, 20 रुपए हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहां पर अगर बात करें, अब देखिए, अब अगर हम 4 वर्ष का, है ना, क्या निकालना चाहे साथियों, ब्याज निकालना चाहे, तो 1 वर्ष का ब्याज साथियों 20 है, तो 4 वर्ष का ब्याज क्या हो जाएगा, 4 वर्ष का ब्याज तो 80 रुपए हो जाएगा, 80 रुपए हो जाएगा ना। अब यहां पर कहा गया है साथियों कि भैया राशि बताइए, तो राशि कैसे निकाली जाती है, राशि आखिर होती क्या है, ये मैं आपको बता देता हूं। राशि होती है साथियों मिश्रधन में से, अगर आप मिश्रधन में से साथियों ब्याज निकाल देंगे, क्या, अगर बात करते हैं साथियों यहाँ पर मिश्रधन में से अगर आप क्या निकाल देते हैं, अगर आप मिश्रधन में से ब्याज को माइनस कर देते हैं तो आपकी वो राशि निकल आती है। अब यहाँ पर ब्याज क्या है, अगर हम इसको माने 4 वर्षों का, ये क्या है, ये मिश्रधन है साथियों, तो मिश्रधन की जगह पर 400 आ जाएगा। और ब्याज की अगर बात करें तो 4 वर्षों का ब्याज मैंने निकाल लिया है, 80 है। तो ये जरा घटाओ इसको साथियों, राशि आपको पता चल जाएगी, राशि यानी कि मूलधन, तो कितनी आ जाएगी, 320 आ जाएगी, यानी कि राशि जो होगी वो 320 होगी। तो 320 कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर साथियों डी वाले में। तो जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर डी के साथ है तो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए साथियों, उसके बाद देखिए अगले नंबर का सवाल है, और आज की इस वीडियो का अंतिम सवाल ये आपकी स्क्रीन पर है। आपसे कहा जा रहा है कि एक निश्चित राशि पर 2 वर्ष के लिए 6 प्रतिवर्ष की दर से साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में अंतर 3.6 रुपए है, तो वो राशि क्या होगी। मैंने आपको बताया था, अगर कभी भी 2 वर्ष का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज पर आधारित सवाल हो तो उसमें आपको एक सूत्र लगा देना है, वो सूत्र मैं आपको बता दे रहा हूं बस। अंतर बराबर, ये 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर है, अंतर बराबर साथियों क्या हो जाएगा, मूलधन। अंतर बराबर क्या हो जाएगा साथियों, मूलधन गुणा दर अपॉन 100,
है ना, यहाँ पर स्क्वायर आ जाएगा। इतनी बात साथियों क्लियर है। उसके बाद देखिए अंतर यहाँ पर दे रखा है, 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 3.6 है, तो 3.6 बराबर मूलधन यहाँ पर दे रखा है। मूलधन ही तो ज्ञात करना है, राशि एक ही चीज है, मूलधन कह लो राशि कह लो। तो मूलधन साथियों हमें यहाँ पर क्या करना है, मूलधन यहाँ पर हमें ज्ञात करना है। अच्छा दर की अगर बात करें, दर कितनी है साथियों, 6 है, तो 6 का स्क्वायर हम करा लेंगे यानी कि 36 आ जाएगा। 100 का भी स्क्वायर होगा यानी कि 100 गुणा 100 आपका यहाँ पर आ जाएगा। अब मूलधन आपको ज्ञात करना है। एक काम साथियों आप क्या कर सकते हैं, ये कर सकते हैं कि ये 100 गुणा 100 इधर आ जाएगा, है ना, 36 आ गया पॉइंट, एक सेकंड में सही से लिख देता हूं। देखिए यहां पर अगर साथियों हम लोग बात करें, ये 3.6 आपका लिखा हुआ है, ये इधर गुणा में आ जाएगा क्योंकि बराबर लिखा है तो क्रॉस मल्टीप्लाई होती है। और ये 36 जो है ना, ये साथियों इसके नीचे आ जाएगा बराबर। आपको इसको अगर कैलकुलेट करोगे क्या निकलेगा साथियों, मूलधन निकलेगा। अब इस पॉइंट को हटाकर साथियों एक जीरो नीचे आ जाएगा। देखिए 36 से 36 कैंसिल, इस जीरो से ये जीरो कैंसिल, यानी कि मूलधन कितना आया साथियों, मूलधन आपका 1000 आ गया। कितना आ गया साथियों, 1000 आ गया, यानी कि 100 ये 10 ये गुणा कराओगे 1000 आएगा। तो 1000 कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी वाले में। तो जो लोग भी यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ हैं, मैं कहूंगा आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। तो कैसी लगी साथियों आपको ये क्लास, एक बार कमेंट सेक्शन में आप लोग जरूर बताइएगा इस वीडियो के बारे में। मेरा मानना है साथियों आपको ये क्लास पसंद आई होगी, है ना।